नमस्कार दोस्तों, लौट आए हैं आपके साथ। जैसा कि आपको पता है पिछला अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय अपना हो चुका है कंप्लीट। मैं लौट आया हूँ नए चैप्टर के साथ। अध्याय फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों, ये अध्याय शुरू करने से पहले परिमेय की बात करूंगा मैं। परिमेय थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको परिचय तो आना ही चाहिए। इस चीज का परिचय आएगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा, अर्धवार्षिक एग्जाम नजदीक है आपके। 11 तारीख से आपके अर्धवार्षिक पेपर है, 11 दिसंबर से। तो आपको तैयारी में जुटना जरूरी है। किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, अब यहाँ पे तो क्लास स्टेप बाय स्टेप चलेगी। जैसे फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चलेंगे। उससे पहले आपको सेल्फ स्टडी के हिसाब से तैयारी करना है। और जो आपको प्रश्नावली या जो चैप्टर आपको कठिन लग रहा हो उसको कमेंट में बता दो मेरे को, मैं फटाफट यहाँ पे करवा दूंगा। और कोई क्वेश्चन हार्ड लग रहा है आपको, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी आप कमेंट में लिख दो भाई इस चैप्टर में इस नंबर का क्वेश्चन है सर, ये आप बोर्ड पे कराओ, तो मैं आपके लिए वो भी कर सकता हूँ। बस आपको थोड़ा सपोर्ट करना होगा। बात करते हैं इस परिमेय की। क्या कह रही है? परिमेय का नाम है परिमेय नंबर 1.1, अंकगणित की आधारभूत परिमेय। क्या रही है परिमेय? ये कथन है इसका। कथन का मतलब परिमेय है क्या? ये प्रत्येक भाज्य संख्या, आप किन किन को हाईलाइट करना है? एक तो भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मैं यहां तक ही पढ़ूंगा, मेरे को आगे पढ़ना ही नहीं आ रहा। नहीं, पढ़ना तो आ रहा है, लेकिन अभी आप ये समझ लो, आ नहीं रहा अपने को पढ़ना। यहां तक देखेंगे पहले कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करता हूं, मेरे को यह पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होती है और एक अभाज्य संख्या क्या होती है। भाई सबसे पहले ये पता होगा तभी तो अपन डिसाइड कर पाएंगे गुणनफल कब व्यक्त करना है, कैसे क्या करना है। जब अपने को पता ही नहीं है, तो किसी का नाम ही पता नहीं हो तो बायोडाटा कैसे करेंगे? उससे पहले अपने को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए होती क्या है। दोस्तों, भाज्य संख्या का मतलब है ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो। सर समझ में नहीं आया लाइन? बिल्कुल मैं समझाता हूं दोस्तों। मतलब ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का भी भाग जाता हो, स्वयं से विभाजित हो और अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो। यानी जिसमें एक के अलावा और खुद के अलावा, एक का तो सब में भाग जाता है, यानी खुद संख्या के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जा रहा है, तो वो भाज्य संख्या है। सर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं दोस्तों, 20 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ये सारी भाज्य संख्या है। कैसे? अगर मैं 8 को देखूं तो 8 के अंदर 2 का भी भाग जाता है दोस्तों, 4 का भी भाग जाता है और खुद 8 का भी जाता है। यानी खुद के अलावा भी किन्हीं दो संख्याओं का भाग जा रहा है, मतलब ये भाज्य संख्या है। बात करूं मैं 16 की, 16 में दोस्तों 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, 16 खुद का भी जाता है, लेकिन अन्य का भी जा रहा है ना, तो दोस्तों ये भाज्य संख्या है। यानी जो एक से और खुद, मतलब एक से तो सब सारी संख्या एक से विभाजित है, ये तो बात साइड में रख दो आप। लेकिन जो एक के अलावा और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, वो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। आगे बात करूं अभाज्य संख्या की, यानी कि ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित हो। क्या बात बोली दोस्तों मैंने? हाईलाइट किसको किया? स्वयं से विभाजित, जिसमें स्वयं का ही भाग जाता हो। फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैंने दोस्तों, जैसे 3 ले लिया मैंने दोस्तों, 13 ले लिया मैंने दोस्तों, 17 ले लिया मैंने दोस्तों, 19। करो आप इसके गुणनखंड या दो, इसमें किसी का भाग जाता है क्या? सर जाता ही नहीं है, 3 का ही जाता है। सर एक का भी तो जाता है, वो तो मैंने एक साइड में रखा हुआ है, एक का तो जाएगा, सब में जाएगा एक का तो। 13 में 13 का ही जाएगा, 17 में 17 का जाएगा, 19 में 19 का जाएगा। इनके अलावा किसी का भाग जाता है तो कमेंट में बताओ जाता है क्या? नहीं सोचो ही मत, जाएगा ही नहीं। चेक बाद में कर लेना आप, सोचो मत अभी, नहीं जाएगा। ये सारे अभाज्य संख्या है, इनका गुणनखंड हो ही नहीं सकता। यानी केवल खुद का ही भाग जाता, खुद का ही ध्यान रखती है। इनको बोल दूंगा मैं सेल्फिश नंबर, स्वार्थी संख्या है ये।
अब आपको वहां पे बताना नहीं है सेल्फिश नंबर, ये तो बता रहा है भाई, खुद का ही ध्यान रख रही है, ये तो खुद का खुद तेरा है ना, तीन तीन खुद का ध्यान रख रहा है, तेरा भी खुद का ध्यान रख रहा है। अपना काम बनता भाई बन जाए जनता, ये वाला सिद्धांत है। खुद का काम बना रही है, बाढ़ में जाए जनता, दूसरी तो जनता नहीं जा रही बाढ़ में, दूसरी संख्या ही बाढ़ में जा रही है दोस्तों। इसलिए अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो केवल स्वयं से विभाजित होती है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। वो कौन सी संख्या कहलाती है दोस्तों? अभाज्य संख्या कहलाती है। चलो सर आपने ये तो बता दिया, मतलब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर तो आपने स्पष्ट कर दिया। ये परिमेय समझो हमको, तो परिमेय क्या कहना चाह रही है। बस दोस्तों मेरा सिद्धांत यही था कि आपको भाज्य और अभाज्य बता दो, उसके बाद में परिमेय तो मैं यहाँ पे छोटे से बोर्ड पे समझा दूंगा, कोई इतनी बड़ी बात वाली परिमेय नहीं है। कैसे समझाओगे? देखो दोस्तों, प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भी एक भाज्य संख्या ले लो, आपकी मनपसंद की ले लो, बढ़िया सी, कौन सी लू? 18 ले लेते हैं जैसे अपन। कितने ले लिए दोस्तों मैंने? 18 एक अभाज्य संख्या सॉरी भाज्य संख्या होती है। सर कैसे पता? 18 2 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है, 9 से विभाजित होती है और खुद 18 से विभाजित होती है, यानी कि ये एक भाज्य संख्या है दोस्तों। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अब मैं इसका अगर गुणनफल करना चाहूं दोस्तों, ये तो आता होगा ना आपको गुणनफल करना, करके देखते दोस्तों। 9 18 बार आया दोस्तों, देखो 2 नम 18, अब 3 से करेंगे इसको, 3 3 9, 3 एकम 3, तो इसके गुणनखंड कौन से है दोस्तों? 2 इंटू 3। हमेशा याद रखना दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड के अंदर ही अभाज्य संख्या ही होती है। अगर आप इसको डायरेक्ट 6 से कर दोगे ना दोस्तों, गलत हो जाएगी। क्यों सर, क्यों नहीं कर सकते? अरे दोस्तों गोले में रह गए आप तो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड आने चाहिए, यानी कि जिनका भी भाग दे रहे हो यहाँ पे वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। हाँ ये आपने बता दूं मैं आपको बेटा, 2 भी अभाज्य संख्या में काउंट होता है। 2 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या ही है। भाज्य में गिनना मत इसको, 2 के अंदर किसी का भाग नहीं जाता। सर 1 का जाता है, अरे बेटा वो तो साइड में है, उसको तो छोड़ दो। वो तो क्या होता है कि बेटा बिन बुलाया मेहमान है, शादी में कार्ड नहीं देंगे तो भी खाना खाने आ जाएगा, अभी शादी का सीजन भी चल रहा है। तो वैसे ये 1 को तो छोड़ दो, ये तो सब में डिवाइड होता है, ये तो सबसे, ये इधर भी चला जाता है बेटा, इधर भी घूम जाता है, बिना पेंदे का लौटा है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। लेकिन 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 के अंदर किसी का ही भाग नहीं जाता, केवल 2 का जाता है, तो सेल्फिश है ना 2? बिल्कुल सर सेल्फिश। तो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जो गुणनखंड करते हो ना दोस्तों, ये जो डिजिट्स आती है, जो संख्या आती है, ये ऑलवेज अभाज्य ही आएगी, आप देख लेना कभी भी। अब आप खुद की मनमर्जी से यहाँ पे 6 3 18 करोगे तो दोस्तों गलत हो जाएगा। 6 तो एक भाज्य संख्या है। 6 कैसे भाज्य संख्या है? 6 के गुणनखंड करो दोस्तों, 2 और 3 आएगा, 2 से 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 2 3 6, 3 दूनी 6, 2 का भी भाग जा रहा है, 6 में 3 का भी जा रहा है। तो क्या बात करूं मैं यहाँ पे, ये गुणनखंड कौन से हैं दोस्तों? ये अभाज्य गुणनखंड है। देखो ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई सी भी भाज्य संख्या ले लो आप, कोई सी भी भाज्य संख्या ले लो, आप गुणनखंड करोगे तो अभाज्य संख्याओं का क्रम आएगा। ये बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हाँ यहाँ तक ही पढ़ा था हमने, आगे पढ़ा ही नहीं है, तो इसको मैं व्यक्त कर सकता हूँ भाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या में व्यक्त कर दिया मैंने। 2 भी अभाज्य होती है, 3 भी अभाज्य होती है। देखो ये 3 अभाज्य संख्या होती है, 3 में 3 का भाग जाता है, 2 में 2 का ही जाता है। सर यहां तक तो आपको हमको समझ में आ गया कि आप अगर किसी संख्या का गुणनखंड निकालोगे, किसी भाज्य संख्या का गुणनखंड निकालोगे, तो आप अभाज्य संख्याओं में निकालोगे, यानी उनका गुणनफल आएगा ना, वो संख्या अभाज्य होगी। हाँ बिल्कुल अभाज्य होगी। सर आगे बता के बताओ देखिए क्या कह रही, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय शब्द का मतलब क्या होता है? इस अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा कोई नहीं। द्वितीय यानी दूसरा, ए इसमें लग गया, ए को उपसर्ग बोलते होंगे आपकी हिंदी की लैंग्वेज में, हिंदी तो सबको आती है, मेरे को आती है। अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा नहीं, यानी आप चाहे इसको कैसे भी सोल्व कर लो, किसी भी क्रम में रख दो, गुणनखंड ये आने हैं इसके। सर समझे नहीं? समझाता हूं, मैं हूं ना यहाँ पे। सपोज करो दोस्तों इस 18 का मैंने ऐसे किया, अब की बार मैंने 3 से किया शुरू, 3 छंग 18, उल्टा सुल्टा, 2 3 6, 3 एकम, इसका गुणनखंड क्या आया? 3 इंटू 2 इंटू 3। तो मेरे दोस्तों यही देखो अभाज्य संख्या वापस ही आएगी, यानी इसका क्रम अद्वितीय होता है, कोई दूसरा आता ही नहीं है। अभाज्य संख्या वही रहेगी, इसका क्रम कैसे भी चेंज कर दो आप,
अभाज्य संख्या वही रहेगी, कोई दूसरी नहीं आ पाएगी, आदित्य मतलब कोई दूसरी नहीं होती। लाइन ये बोल रही है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, क्रम को आप एक्सचेंज कर सकते हो, क्रम वही नहीं रहेगा, क्रम दूसरा भी होगा तो भी वो की वो इस अभाज्य संख्या रहेगी, आप इसको परिवर्तित नहीं कर पाओगे। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 2 की घात 1, 2 कितनी बार है, 1 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घात कितनी है, 2, तो ये एक अभाज्य संख्या है। इसको मैं लिखूंगा कैसे, देखो 3 मेरे पास 1 बार है, सॉरी 3 मेरे पास 2 बार है, 2 1 बार है, तो ऐसे तो लिखूंगा मैं। अरे क्या फर्क पड़ा, आदित्य हल ये इनका ऐसा ही रहेगा, ये आदित्य होता है, कोई दूसरी परिवर्तित नहीं होगी, आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन अभाज्य संख्या तो वही रहेगी मेरे दोस्तों। ये पर में ये कहना चाहती है, क्या की थी, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, यानी कि इस भाज्य संख्याओं को मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया था, ये कर दिया मैंने, यहां तक विभाजित किया जा सकता तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम, यानी ये क्रम है ना दोस्तों, एक अद्वितीय होता है, यानी कि ये जो अभाज्य संख्या ये फिक्स रहेगी उसमें, ये है दोस्तों पर में। देखो आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो। आ गए वापस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, अध्याय 1.1 वास्तविक संख्याएं, प्रश्न स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए दोस्तों। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी जस्ट पीछे थोड़ा चलो और देखो, एक बार मैंने एक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया था, वैसे आपको इसमें करना है, इसको करना है। इसमें कितने टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे, 5 को ओनली फॉर गुणनखंड निकालना है और अभाज्य संख्या होनी चाहिए। बात करूं मैं दोस्तों, ध्यान दीजिए 140 का सॉल्यूशन देखते हैं। 140 कितना दोस्तों, 140 को अभाज्य गुणनखंड यानी कि गुणनखंड में निकालना है इसको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होती है और 2 का इसमें विभाजित करना है, इसको यानी भाग देना 2 का। 2 का 1 में जाता नहीं है तो इन दोनों को साथ में लो दोस्तों, 14 को साथ में लेते हैं, 2 साते 14, 0 का 0, फिर वापस 2 से करो दोस्तों, साथ में 2 का भाग दो, 3 बार जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 से अधिक नहीं होना चाहिए, 7 में दे रहे हो तो अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो 2 3 6, एक शेषफल बचा यहाँ पे 10 हो जाएंगे, एक इसको उधार देगा तो हासिल देगा, तो जो भी आप बोलते हो। 10 के अंदर 2 का देंगे, 2 पंजो 10। अब इसके अंदर 3 का देंगे दोस्तों, 3 का जाएगा नहीं। सर आपको कैसे पता, विभाजकता के जो नियम होते हैं, जैसे दोस्तों 3 का नियम होता है कि दोनों संख्याओं को ऐड करो यानी जोड़ो, 3 और 5 8, 8 में नहीं जाता 3 का तो इसमें भी नहीं जाएगा। 3 के बाद अभाज्य संख्या होती है दोस्तों 5, 5 का 35 में देंगे दोस्तों 7 बार जाएगा, 7 एकम 7, यानी इसके गुणनखंड कितने हैं दोस्तों, यहां से करो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये किसके गुणनखंड आए दोस्तों, 140 के गुणनखंड आए। और देखो ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य, यानी चारों अभाज्य संख्याएं है ये अभाज्य गुणनखंड के, यानी जितने भी आप गुणनखंड करोगे दोस्तों सारी अभाज्य संख्या आएगी। अब मैं आपको ये दे रहा हूं HW, आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये करके बताना मेरे को, आप कमेंट में इसके आंसर जरूर डालना। मैं इसकी बात करता हूं अब दोस्तों, 3825, अगर ये आपको नहीं आ रहा दोस्तों तो कमेंट में जरूर लिखना कि आंसर नहीं है या ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा मत समझना होमवर्क दे दिया। आप खुद सेल्फ करोगे तो थोड़ा अच्छा होगा। एक मैंने बता दिया, आगे और बता रहा हूं, बट ये आप करके देखना सेल्फ। इसकी मैं बात करूं दोस्तों, 3 का जाएगा क्या, देखते हैं, 8 और 3 11, 2 13 और 5 18, 3 का देखो दोस्तों, पहले 3 में जाएगा 1 बार, अब 8 का नंबर आता है दोस्तों, 3 का 8 में देंगे, 3 दूनी 6, 2 बच गया दोस्तों, 3 7 तो 21, 1 बच गया, 3 पंजो 15। बात करूं मैं आगे की, वापस 3 का देंगे दोस्तों, 3 चौक 12, 7 में देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजो 15। ये तो दोस्तों 9th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा आपने, 8th और 9th में, तो अब ध्यान देना पड़ेगा। अब उस टाइम तो आप अगर नहीं पढ़ पाए तो दोस्तों अब आपको नुकसान होगा। उस टाइम पढ़ना जरूरी था, 9th और 8th और 9th, उस टाइम आपको लगता था हाँ बोर्ड नहीं है, हो जाएंगे पास, भुगतना पड़ेगा। 5 से करो इसको, 5 घंटा 40, 2 बज गया, 5 25, 5 एकम 5, 3 इसको दिया, 5 7 35, और 17 से कर दो इसको, 17 एकम 17। इसके गुणनखंड कितने आ गए दोस्तों,
3825 के गुणनखंड आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। बात करूं मैं इसकी चौथे क्वेश्चन की, ये मैंने यहाँ पे तीसरा कराया था दोस्तों। अब ये तो दूसरा तो आपको करना पड़ेगा, आज होमवर्क दिया है मैंने आपको। अरे डरो मत, अगर कमेंट में आपने बोल दिया कि सर नहीं आ रहा, कमेंट में जरूर बताना है आया कि नहीं आया। आपको नहीं आएगा तो मैं कल वाले क्लास में करा दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ दो आप। नहीं छोड़ दिया तो देखना एग्जाम में आ गया तो फिर पछताओगे। करो दोस्तों इसको 5 से, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अरे कौन सा धर्म संकट आ गया? कोई धर्म संकट नहीं है, करके देखते हैं दोस्तों। 5 से नहीं जाएगा इसमें क्योंकि 0 और 5 नहीं है पीछे। 7 का देखते हैं दोस्तों, 7 से करते हैं इसको। 7 एकम 7, 3 से पर बचा 30 हो गया। 7 चौक 28, 2 बच गया और 7 तिया 21। अब कितने का जाएगा दोस्तों? 7 के बाद में अपन देखते हैं दोस्तों, 7 का नहीं जा रहा। 7 के बाद 8 अभाज्य संख्या नहीं होती, 8 भाज्य होती है। 9 भी भाज्य होती है, 10 भी भाज्य होती है। 11 का देते हैं दोस्तों। 11 एकम 11, 3 बच गया शेषफल, 11 तिया 33 और 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। इसका हो जाएगा दोस्तों 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये किसका आया है दोस्तों? ये इसका आया सर हमारे। ये अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये 2 क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप खुद सेल्फ करोगे दोस्तों। बिल्कुल आपको सेल्फ करना पड़ेगा दोस्तों। नहीं आ रहा तो दोस्तों मैं हूं ना यहाँ पे, आप कमेंट में जरूर बताना चौथा और पांचवा क्वेश्चन आया कि नहीं आया आपको। फिर नहीं आया तो आप कल वाले क्लास में जरूर कराऊंगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। आपका दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ ज्ञात करो और एलसीएम ज्ञात करो। होता क्या है एचसीएफ और एलसीएम? पहले एक काम करते हैं, बेसिक की बात कर लेते हैं। होता क्या है एचसीएफ और एलसीएम? एक तो होता है एचसीएफ, एक होता है दोस्तों एलसीएम। सर ये होते क्या है? बता रहे आपको। एचसीएफ का मतलब आपको दोस्तों कोई संख्या देगा, वो कोई सी भी 2 संख्या दे देगा आपको। सर कोई सी भी 2 संख्या कैसे? जैसे उसने मेरे को संख्या दे दी दोस्तों 8 और 8 के बाद में कोई दूसरी संख्या ले, 24 ले लेता। मेरे को संख्या दी इसने 8 और 24, इसमें एचसीएफ ज्ञात करो। सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालने होंगे आपको दोस्तों। गुणनखंड कैसे निकालोगे दोस्तों? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो इसके गुणनखंड क्या है दोस्तों? 2 इंटू 2 इंटू 2। इस 24 के गुणनखंड निकालना चाहूं मैं दोस्तों, तो मेरे पास 24 के गुणनखंड आएंगे ये, यहां पे लिख दो दोस्तों। सर ये तो हमने लिख दिया, आपने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि। हाँ ये अभाज्य गुणनखंड विधि है दोस्तों। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? एचसीएफ का मतलब होता है 2 जो संख्या दी थी अपने को 8 और 24, इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन फैक्टर कौन सा है? इस एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य। हिंदी में आ जाएगा कि महत्तम समापवर्त्य क्या होता है। तो आप तो कंफ्यूज, वहां पे बोल दे एचसीएफ निकालो तो निकाल दोगे। एचसीएफ नहीं आए और बोल दे कि महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो, भाई साहब जग सुना सुना लगेगा आपको। जग सुना सुना लगे, क्यों लगेगा जग सुना सुना? यार ऐसे तो सुना ही नहीं अपनी जिंदगी में, महत्तम समापवर्त्य तो आया ही नहीं। ऐसे भी सुना हमने तो। एचसीएम की जगह बोल दे लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो, फिर वो वापस गाना चलेगा। जग सुना सुना लागे, जग सुना छन से ना टूटे कोई अब सपना। तो अरे सपना तो ये सपने में आएगा आपके रात को, इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों महत्तम समापवर्त्य। इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। बात करूं मैं एचसीएफ की, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है सबसे छोटी बात। एचसीएफ के यहां पे दोस्तों एक लाइन बना के लिख दो कि
उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है, वो भी छोटी घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात के उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात का मतलब डायरेक्टली पकड़ो आप दोस्तों कि इसके अंदर आप लिखना इस गुणनखंड को कैसे लिखोगे सर? हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 की घात 3। इसको भी कैसे लिखेंगे सर? 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? 2 है। अरे 3 है क्या? अरे नहीं सर 3 इसमें है कहां पे? अरे सर ये तो घात है। अरे दोस्तों इसको मत बता देना आप कि सर 3 इसमें है, ये तो पावर है, ये ऊपर घात है। सपोज करो 8 है ही नहीं, यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, आपको थोड़ा और अच्छा समझा देता हूँ। इसमें तो थोड़ा इजी हो जाएगा अपने 8 में तो। हाँ अब थोड़ा जल्दी समझ में आएगा आपको। 2 की घात 2 लिखेंगे इसको। हाँ अब देखो, अब मेरी बात सुनो। किसकी बात सुनोगे आप? के सर की बात सुनेंगे। क्यों? वो समझा रहे हमको तो समझो। इसमें 2 की घात 2 है, इसमें 2 की घात 3 है। एचसीएफ का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात। पहले समारो अभाज्य संख्या कौन सी कॉमन आ रही है? 2 इस वाले में भी आ रहा है और 2 इस वाले में भी आ रहा है, पर सबसे छोटी घात किसके पास है? इसके पास तो 2 की घात 3 है, इसके पास 2 की घात 2 है, तो छोटी घात कौन सी है? 2 की घात 2। 2 घात छोटी होती है, 3 घात तो बड़ी होती है। इसका मतलब 4 होता है, इसका मतलब 8 होता है। 2 की घात 3 का मतलब 6 नहीं होता, 2 होती है 6 नहीं होता। 2 की घात 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी सबसे छोटी घात कौन सी है? 2 की घात 2। तो मैं लिख दूंगा सबसे छोटी घात। एचसीएफ के अंदर सबसे छोटी घात रहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड की। तो सबसे छोटी घात 2 की घात 3 है ही नहीं, 2 की घात 2 है। लेकिन सर इसमें 3 है। अरे 3 है, यहाँ पे 3 दिख रहा है क्या तेरे को या आपको सबको? नहीं। अरे इसका मतलब उभयनिष्ठ होता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो उभयनिष्ठ है ही नहीं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है इस गुणनखंड में भी वो डिजिट यानी वो अंक होना चाहिए, इसमें भी वो अंक, यानी इसमें भी वो अभाज्य संख्या की कोई पावर, इसमें भी अभाज्य संख्या की कोई पावर यानी घात। इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, इधर 2 है लेकिन इधर 2 है, इसलिए कॉमन बोल रहा हूं मैं, उभयनिष्ठ है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 2 यानी 4। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों? 4। सर एलसीएम क्या होता है? अरे मैं हूं बताने के लिए। एलसीएम का मतलब है दोस्तों कोई उभयनिष्ठ नहीं देखना, आपको इसमें देखना है किस कोई अंक उसकी सबसे बड़ी घात। पहले तो सभी संख्याएं ली जाएगी, सभी अभाज्य संख्याएं ली जाएगी, चाहे कॉमन हो या नहीं हो, तथा बड़ी घात लेना है। कौन सी घात लेना? बड़ी घात। सर बड़ी घात कैसे? पहले तो सारी संख्याएं देखो भाई, इसमें संख्या अभाज्य कौन कौन सी? एक तो 2 है और एक 3 है, ये 2 ही तो संख्या है अभाज्य गुणनखंड, सॉरी अभाज्य गुणनखंड। अब 2 की घात 2 ले या 2 की घात 3 ले? अरे मेरे दोस्तों बड़ी घात लेना, 2 की घात 3। और बची कौन सी संख्या? अरे ये नहीं बची बेटा, 2 की घात 3 ले लिया आपने, 2 को तो यूज कर लिया, बचा कौन? 3, तो 3 को ले लो। तो 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है और 3 का 3 तो 8 3 24 से इसका आ जाएगा दोस्तों एलसीएम। ये बेसिक है आपका एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में उभयनिष्ठ छोटी घात, और एलसीएम का मतलब होता है अंक तो लेना है आएगा सब, लेकिन उनकी सबसे बड़ी घात ले ली, फिर बच्चा जो ले लो। पहले तो बड़ी घात देख लो दोनों में कौन सी है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन दोनों में से बड़ी घात 2। 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 ले लो। बचा कौन सा अंक दोस्तों? 3 बचा के। सर 3 उसमें नहीं है, मतलब ही नहीं है। एलसीएम कहता है मेरे को किसी से मतलब नहीं है, एलसीएम कहता है मेरे को किसी से मतलब नहीं है, मैं तो आऊंगा, तो एलसीएम तो आएगा यहाँ पे, छोटी बड़ी गई भाड़ में। ये चॉइस आ गए। अब मैं बात करूं दोस्तों, एक आपके महत्वपूर्ण सूत्र मान लो, कुछ भी मान लो, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम। यानी दोस्तों माफी चाहता हूं, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। होता क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 संख्याएं दी 4 और 24, इन दोनों को गुणा करोगे तो इनका जो एलसीएफ आया है जो इनका एलसीएम आया है वो हमेशा बराबर होंगे। कैसे? इससे करके देखते हैं। जैसे मेरे पास में पूर्णांक भी बोल दो, इनको ऐसे भी लिख दो, पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या कितनी है दोस्तों? 4। दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों? 24।
बराबर एचसीएफ कितना आया मेरे दोस्तों 4 और एलसीएम कितना है दोस्तों 24। अब इनको दोनों को अरे साफ ही दिख रहा है इक्वल आना है यार दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर आपके सामने, दोनों साइड्स बराबर है, ये फॉर्मूला आपके काम में आएगा। अब जैसे एक बात और बताऊं मैं आपको, जैसे जस्ट इमेजिन आपको इसका एचसीएफ दिया ही नहीं है, मैंने बोल दिया एचसीएफ मेरे पास में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास में एचसीएफ, केवल एलसीएम दे दिया मेरे पास में 24 है। मेरे को बोलेगा कि आपको सर एलसीएम 24 दे रखा है तो आप एचसीएफ निकालो, तो ये फॉर्मूला लिख दो आप। पहली संख्या कितनी है 4, दूसरी संख्या कितनी है 24। एचसीएफ मेरे को पता ही नहीं है तो एचसीएफ की जगह एलसीएफ, और एलसीएम कितना दे रखा है दोस्तों आपको 24 दे रखा है। आपको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है दोस्तों, तो ये संख्या ऐसी की ऐसी 24 गुणा में हो तो किस में आ जाएंगे दोस्तों भाग में, 24 से 24 गया तो 4 आंसर आ गए। ये देखो दोस्तों इस सूत्र से ये भी पता कर सकते हैं अगर दो संख्या दे रखी है उनका एलसीएम दे रखा है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, दो संख्याएं दे रखी है उनका एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम निकाल सकते हैं, या आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही दे रखे हैं तो एक संख्या गुप्त रखेगा वो, यानी एक संख्या अज्ञात रखेगा, अन्य संख्या रहेगी उसको ज्ञात करना पड़ेगा आपको पक्षांतरण करके। ये आपका बेसिक था दोस्तों, फटाफट से इसका बेसिक का भी स्क्रीनशॉट ले लो, पता नहीं कब के काम में आ जाए। मैथ तो ऐसी चीज होती है, एक रेखा खींचू तो भी कह सकता है ये क्या थी कि एक रेखा थी, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लौट आए हैं अपन वापस दूसरे के पहले क्वेश्चन के, बीसी नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन 26 और 91 का सबसे पहले, यहां तक ही पढ़ो पर्सन को, आगे आता ही नहीं अपने को, हिंदी पढ़ना ही नहीं आता, यहां तक ही पढ़ लो केवल आपको कि एलसीएम ज्ञात करना है। ये एलसीएम हो गए, ये एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं अभी बताया था, इजी है। सबसे पहले निकालो दोनों के अभाज्य गुणनखंड, किसके दोनों के 26 के और 91 के दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालो। करते हैं दोस्तों, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 13, जहां पे आपको दिख जाए ना अभाज्य संख्या आ गई इधर तो उसका उसी में भाग दे दो। सर ऐसे कैसे 13 का 13 में क्यों देने दे रहे हो? तो बेटा अभाज्य संख्या होती है उसका खुद का खुद में जाता है भाग, सेल्फिश नंबर, स्वार्थी है। इधर ध्यान दो, 2 का जाएगा नहीं, पीछे 0 2 4 6 8 नहीं है। देखो 2 का कैसे पता चलता है, पीछे 0 2 4 6 8 ये अंक आ जाए तो 2 का 2 वरना मत दो, इधर 6 है तो 2 का दिया। 3 का कैसे देना है, इन दोनों को काउंट करो, 9 और 1 10, 10 का मतलब 3 का नहीं जाएगा। अब मैं डायरेक्ट देना चाहता हूं दोस्तों इसमें 7 का, देखो कैसे, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 ये 21, 13 एक अभाज्य संख्या, इसका मतलब 13 का ही जाएगा। अब मैं इसके गुणनखंड लिख दूं यहाँ पे 2 × 13, इधर में लिख दूं 7 × 13। बात करूं मैं यहाँ पे एचसीएफ की और बात करूं मैं यहाँ पे एलसीएम की। दोस्तों एचसीएफ का मतलब होता है उभयनिष्ठ, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, उभयनिष्ठ है ही नहीं, कॉमन होना चाहिए। इसमें 13 है इसमें भी 13 है तो 13 उभयनिष्ठ है, 13 1 की घात 1 है, 13 की घात सबकी घात 1 1 का, एक घात क्यों दोस्तों, एक एक बार ये सारे, तो 13 की घात 1, 13 की घात 1 सबसे छोटी घात लेते हैं, 13 1 की घात 1 ही तो सबसे छोटी घात है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 13। एलसीएम का मतलब सबसे बड़ी घात, लेकिन सबसे बड़ी घात तो पहले 13 को ही ले लो दोस्तों, 13। अरे सर 13 ले रहे हो आप, पहले छोटी संख्या लेते हैं ना, हाँ पहले 2 ले लो, संख्या तो सारी लेते हैं फिर 7 ले लो। अब 13 दोनों में है, उभयनिष्ठ से मतलब नहीं रहता, अपने को एक बार ही लेना है दोस्तों, 13 एक बार ले लिया क्योंकि सबसे बड़ी घात यहाँ पे भी एक ही घात है, यहाँ पे भी एक है, तो बड़ी एक ही घात है तो एक बार लेना है। इनको गुणा करते हैं दोस्तों, 13 दूनी 26 × 7, 7 छंग 42, हासिल का 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो आया कितना 182। यानी एचसीएफ तो आया 13 और एलसीएम आया 182। अभी रुको जरा सब्र करो, आगे हो रहा है। एचसीएफ और एलसीएम तो मैंने निकाल लिया, अब जांच करना है इसकी। देखो मैथ वाले हैं अपन, फिर भी डॉक्टर बन गए, जांच करने लग गए, इनकी करना पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल, वो जो मैंने फॉर्मूला बताया पीछे, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये जांच पूछ रहे हैं। तो दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल इन्हीं संख्याओं का गुणनफल, तो यहां पे करेंगे दोस्तों अपन जांच कैसे करेंगे, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर, ये इस सूत्र में रख के जांच करो इसकी,
एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है अपना 13 और एलसीएम कितना है अपना 182। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना अपने को, करके देखते हैं दोस्तों, अपन करके देखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई 26 से करना, सॉरी 6 एकम 6, 6 नाम 54, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 और 4 6, 8 और 5 13, हासिल 23 66। दोस्तों इधर तो आया 23 66, इधर की अगर मैं बात करूं 182 इंटू 13, 3 दूनी 6, 3 उल्टा 24, 3 एकम 3 और 2 5, 2 182, ऐसा ऐसा 4, 8 और 5 13, 23 66। वाह मजा आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, मैच खा गए अपने। जांच कर ले अपन ने कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम का गुणनफल दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब अपने जो आंसर आए थे एचसीएफ और एलसीएम वो सही है, एक्यूरेट एकदम आंसर क्लियर आपके सामने है दोस्तों। फटाफट से इसी बात पे एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए मेरे लिए, धन्यवाद दोस्तों। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन में। क्या है दूसरा? 510 और 92, 510 और 92 92 करते हैं दोस्तों। 510 का 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 2 पंजो 10, ये गुणनखंड तो आता होगा ना आपको यार, फिर आप 8th 9th पे क्या करते थे? हाँ कुछ भी कर रहे होंगे, मेरे को क्या पता। हाँ 3 अंटा 24, 3 पंजो 15, इसमें कितने का जाएगा? 5 है पीछे तो 5 का जाएगा इसमें, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एका 17। इधर करते हैं दोस्तों 92 का, 2 चौके 8, 1 हासिल, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एक खुद अभाज्य संख्या होती है, आपको नहीं पता, मेरे को पता है, पढ़ते हैं ना उसको पता रहता है। अभी आप इसका रिवीजन करना फटाफट से होने के बाद। इसके गुणनखंड क्या आ रहे? 2 3 5 17, इसके कितने आ रहे? 2 2 23। अब मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 17 की घात 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक घात को लिखा नहीं करते। इसको 2 घात है, ये 2 2 बार है, तो अपन लिखेंगे 2 की घात 2 इंटू 23। तो सर एचसीएफ क्या होगा इसका? मैंने बोला कॉमन फैक्टर की छोटी घात, कॉमन संख्या कौन सी दिख रही है? इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या? अरे सर ये रहा, तो आप देख लो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, लेना ही नहीं है एचसीएफ। एचसीएफ कहता है उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात, लेकिन 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें, लेकिन लेना ही नहीं है, केवल उभयनिष्ठ पे ध्यान देना है। उभयनिष्ठ केवल 2 है, 2 में यहाँ पे तो 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, मैंने बोला छोटी घात लेते हैं, यानी कि 2 ही लेंगे, यानी एलसीएम कितना आया दोस्तों? 2 आ गया। बात करूं मैं एलसीएम की, किसकी बात करूं मैं दोस्तों? एलसीएम की। सर सारे डिजिट्स लेते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सारे लेते हैं। पहले कॉमन कौन सी है दोस्तों? 2 है, इसमें बड़ी घात लेते हैं, तो बड़ी घात कौन सी है? 2, तो 2 की घात 2 इंटू, फिर किसका नंबर आता है? 2 के बाद 3 का नंबर आता है, 3 भी लेते हैं, फिर 3 के बाद किसका नंबर आएगा? 5 भी लेते हैं, सारे लेते हैं, 17 17 लेंगे, फिर उसके बाद लेंगे दोस्तों 23 लेंगे। इन सब को अपने को गुणा करना है, आंसर आ जाएगा 2 की घात 2 का मतलब 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, तो आया इधर अपने 60 इंटू 17 इंटू 23। इनको सबको गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल करना पड़ेगा। पहले अपन 17 को 60 से कर लेते हैं, 6 7 42, 6 एकम 6 और 4 10, 1020 इंटू 23, तो अपन कर लेते हैं दोस्तों 23 से गुणा, 0 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, 0 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3, 23 460 कितना है दोस्तों? 23, यानी कि आया अपने 23,460। कितना आया दोस्तों? 23,460। अब मैं करूंगा इसकी जांच, कैसे करेंगे? अभी लास्ट वीडियो में, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में किया था अपन ने जांच, इसी के पहले में जांच की थी। वही पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, ये रहा, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल या दोनों संख्याओं का गुणनफल, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये तो आया एचसीएफ और ये आया मेरे पास में एलसीएम 23,460। गुणा करते हैं दोस्तों इन सबको, पहले इसको गुणा कर लेते हैं, 2 को इससे, 0 का 0, 2 छक्की 12, हासिल का 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4।
इन दोनों को गुणा करने पर यही संख्या आनी चाहिए, वरना अपने कहीं ना कहीं गलती होगी। देखते हैं वो तो। 0 का 0, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 0 का 0, 9 एकम 9, 9 पंजो 45, 0 2 9 46,920, 46,920। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आंसर मैच खा चुके हैं। दोनों साइड्स बराबर आ रही है मेरे दोस्तों, जांच कर ली अपन ने, यानी अपना एलसीएम भी सही है, अपना एचसीएफ भी सही है। ये आपके लिए अच्छी वाली बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो आप फटाफट से। नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन मत लिखना, कोई अच्छा कमेंट करना। फटाफट से इस वीडियो को शेयर करो, सब आनंद ले सके इस क्लास का। धीरे धीरे आपकी क्लास और इंटरेस्टेड बनती जाएगी। बस आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से पूरा प्रयास, असफलता उनका पीछा छोड़ देती है। धन्यवाद दोस्तों।